क्या नेहरू को ब्लैकमेल करके करवाया गया था भारत का बंटवारा? क्या आप जानते हैं राजीव दीक्षित के ऐसे ही दावों के बारे में? क्या डर गए थे राजीव की पॉपुलैरिटी से रामदेव? क्या सच में रामदेव ने मरवा दिया राजीव दीक्षित जी को? जानेंगे दोस्तों ऐसे ही हैरत अंगेज सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। राजीव दीक्षित और उनकी देशभक्ति। राजीव मानते थे कि देश का पूरा सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करता है, इसलिए देश के पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। अब क्योंकि देश को बदलने के लिए एजुकेशन सिस्टम का बेहतरीन होना जरूरी है, इसलिए उनके मुताबिक एजुकेशन के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। वहीं लीगल सिस्टम को लेकर वो कहते थे कि हमारा कानून अंग्रेजी कानून की फोटोकॉपी है, इसलिए इसे बदलना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम को सुधारने के लिए वो टैक्सेशन सिस्टम को डिसेंट्रलाइज्ड कर देने की बात करते थे ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। वहीं किसानों के लिए उनका कहना था एग्रीकल्चर की फील्ड में ठीक से काम नहीं किया गया है, जिस वजह से आज किसान खुदकुशी करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे विचारों की वजह से दोस्तों राजीव दीक्षित लोगों के बीच काफी पॉपुलर रहे। विदेशी कंपनियों के खिलाफ क्यों थे राजीव? यही नहीं, विदेशी कंपनीज को लेकर उन्होंने एक बिगुल सा बजा रखा था। इंडियन मेडिकल सिस्टम को वो आयुर्वेद के आधार पर स्थापित करने की बात करते थे, क्योंकि वो कहते थे एलोपैथी से जहाँ एक तरफ फायदा मिलता है वहीं दूसरी तरफ 10 तरह के नुकसान होते हैं और पैसा भी विदेशों में जाता है। इसलिए उनका मानना था कि किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में नहीं आने देना चाहिए। ये कंपनियां घटिया क्वालिटी का सामान भारत में बेचती हैं। स्वदेशी का प्रचार। दोस्तों राजीव दीक्षित क्योंकि गाय के गोबर से ईंधन बनाने की बात करते थे और गोरक्षा की बात करते थे, इसलिए माना जाता है कि उनकी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से काफी मिलती थी। इसलिए उन्होंने जब एमटेक पूरा किया तब उन्होंने पूरे देश में स्वदेशी का प्रचार किया। अपने भाषणों में राजीव भारत के इतिहास का जिक्र करते थे और लोगों से स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील करते थे। वेल, इससे पहले कि हम राजीव दीक्षित से जुड़े और भी प्रसंगों का जिक्र करें, हमें उनकी लाइफ के शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहिए। 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था, जो कि एक बीटीओ अधिकारी थे, और उनकी मां का नाम मिथिलेश है। उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें तो उनकी स्कूलिंग फिरोजाबाद के सिटी स्कूल से हुई थी। उसके बाद जेके इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से आगे की पढ़ाई और आईआईटी कानपुर से एमटेक किया था। नीदरलैंड की यात्रा। दोस्तों राजीव दीक्षित से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। इसी के बाद उन्होंने मातृभाषा पर जोर देना शुरू किया। दरअसल हुआ यूं कि जब राजीव ग्रेजुएशन कर रहे थे तब एक रिसर्च के लिए नीदरलैंड गए। जब उन्होंने रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू किए तब एक डच वैज्ञानिक ने उन्हें अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ने के लिए कहा और कहा कि फिक्र न करें, यहाँ ट्रांसलेटर है। तब राजीव को अपनी मातृभाषा की इंपॉर्टेंस समझ में आई। राजीव एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे। राजीव बहुत ऐसे दावे करते थे जिनके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते थे, इसलिए लोग उन्हें जल्दी ही सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जानने लगे। उनके दावों प्रचार प्रसार का लोगों पर इतना असर होने लगा कि विदेशी कंपनीज भी इसके चलते घबरा गई। यही नहीं, राजीव ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई किताबें लिखी, जैसे गौ वंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, वॉल्यूम स्वदेशी चिकित्सा और गौ माता पंचगव्य चिकित्सा। रामदेव से मुलाकात। माना जाता है राजीव दीक्षित बाबा रामदेव की पहली मुलाकात 2009 में हुई, जिसके बाद उन्होंने देश की समस्या और काले धन वगैरह के बारे में रामदेव को बताया। इसके बाद ही दोनों साथ में काम करने के लिए राजी हो गए। अब भारत स्वाभिमान आंदोलन के बारे में राजीव के समर्थक दावा करते हैं कि 2009 में राजीव ने इसकी शुरुआत की। वहीं रामदेव के समर्थक कहते हैं कि आंदोलन रामदेव की देन है, जिसके बाद राजीव को इसका सचिव बनाया गया था। आंदोलन को शुरू करने के दौरान कहा जाता है कि दोनों ने शपथ ली थी, हम केवल कुशल लोगों का मतदान करेंगे, हम दूसरों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, हम भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और बुद्धिमान ईमानदार लोगों को जोड़कर देश के विकास में लगाएंगे। और दोनों ने योजना बनाई कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के बाद 2014 में देश के सामने अच्छे लोगों की एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। इसी आंदोलन की शुरुआत से पहले दोनों ने कुछ वक्त तक साथ में काम किया और आस्था चैनल पर राजीव दीक्षित और रामदेव के प्रोग्राम टेलीकास्ट किए गए। लेकिन कहा जाता है उसके कुछ समय के बाद ही किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। राजीव के समर्थक कहते हैं कि रामदेव राजीव की पॉपुलैरिटी से घबरा गए और रामदेव ने ही राजीव के खिलाफ साजिश रची और फिर 30 नवंबर 2010 को राजीव दीक्षित की मौत हो गई, जो कि काफी विवादास्पद रही। दोस्तों राजीव दीक्षित की बात करने से पहले हमें उनके कुछ दावों के बारे में जान लेना चाहिए जिनकी वजह से वो इतने पॉपुलर हुए। राजीव अक्सर दावा करते थे कि उन्होंने 20 सालों से कोई भी दवा नहीं ली। साल 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के बारे में राजीव मानते थे कि वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था जिसमें गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। इसलिए वो एक लंबे अरसे तक हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। इसी तरह राजीव के मुताबिक यूनिलीवर कंपनी का नाम बदलकर हिंदुस्तान लीवर इसलिए रखा गया ताकि लोग बेवकूफ बन जाएं। भारत के लोग इसे भारतीय कंपनी समझकर इसके प्रोडक्ट खरीदें। यही नहीं, राजीव दावा करते थे कि नेस्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैगी में सुअर के मांस के रस को मिलाया जाता है और चर्बी इस्तेमाल होती है। इसी तरह स्वदेशी चीजों के प्रचार के लिए राजीव कहते थे कि गाय के गोबर से बने साबुन से नहाने के 10 मिनट के बाद शरीर से खुशबू आने लगती है। पुराने समय में राजा यज्ञ से पहले गोबर से नहाते थे और राम को भी ऐसा करना पड़ा था। विदेशी कंपनियों के साबुन न खरीदने से देश का पैसा देश में रहेगा। उनके मुताबिक क्योंकि अमेरिका जम्मू कश्मीर को कब्जाना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल सके और कश्मीर मसले पर भारत की नाक में दम करे। अपनी एक स्पीच में राजीव कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना एक कॉलेज में पढ़ते थे। एडविना बहुत ही चालाक महिला थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एडविना ने नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा करवाया।
बता दें इसी तरह के बहुत से ऐसे दावे राजीव दीक्षित करते थे जिनमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल थे। जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े कई दावे पूरी तरह से गलत भी साबित हो चुके हैं। आपका राजीव जी के ऐसे आरोपों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। चलिए वीडियो के आखिर में आप बात करते हैं राजीव दीक्षित की मौत कैसे हुई, क्योंकि उनकी मौत काफी विवादास्पद रही थी। तो हुआ यूं कि राजीव छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, उन्हें वहाँ कई स्पीच देनी थी। 26 से 29 नवंबर तक उन्होंने स्पीच दी और उसके बाद जब 30 को वो भिलाई पहुंचे तो उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वहाँ से दुर्ग जाने के दौरान कार में उनकी हालत काफी खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें दुर्ग में रुकना पड़ा। फिर जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो भिलाई के सरकारी हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया और हालात ज्यादा खराब होने पर अपोलो BSR हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इस तरह 30 नवंबर 2010 को राजीव इस दुनिया से चले गए। कहा जाता है कि इलाज के दौरान राजीव एलोपैथी इलाज के लिए मना करते रहे। राजीव की मौत के बाद उनके समर्थकों ने दावा किया कि मौत के बाद राजीव की बॉडी नीली पड़ गई थी, जैसे उन्हें जहर दिया गया हो। पोस्टमार्टम कराए जाने की जिद भी की गई, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। इसके अलावा राजीव की बॉडी को वर्धा लाने की बजाय हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि आश्रम में ले जाया गया और फिर वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसलिए राजीव के कुछ समर्थक मानते हैं कि राजीव की हत्या के पीछे कांग्रेस या फिर बाबा रामदेव का हाथ हो सकता है। हालांकि दोनों ही इन आरोपों को खारिज करते हैं। तो दोस्तों, ये थी राजीव दीक्षित की बायोग्राफी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।